हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड पोर्शन है, उसमें हम सारे एक्ट कर चुके हैं। हमारा एक लास्ट एक्ट नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन वो बचा हुआ है, जिसको हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार जानदार हमारा सेशन रहने वाला है, लेकिन इसमें जान डालने वाले भी आप ही हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा हमारा ये सेशन चलने वाला है जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को एक प्यारे से बढ़िया से क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। बता दीजिए फटाफट से, सबके जवाब आने चाहिए यहाँ पे। क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रीय चार्टर है वो भारत के राजपत्र में अधिसूचित कब किया गया था? बताएं, तुक्का ही मार दो अगर नहीं आता तो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 9 फरवरी 2004 को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप बताइए मुझे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? क्या है राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य? बच्चों के अधिकार की रक्षा करना, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करना और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, आपको पता ही है सरकारी ऑप्शन दिख गया तो सभी कहाँ सरकारी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। उपरोक्त सभी बिल्कुल बिल्कुल है जी, आपका तुक्का भी सही है, आता है वो भी सही है, नहीं आता वो भी सही है ना। ठीक है जी, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। देखो कब आया था ये? 9 फरवरी 2004 को लागू किया गया था। ये जो दस्तावेज है ना, वो इंडिया गवर्नमेंट के बच्चों की प्रगति के लिए कमिटमेंट करता है, मतलब कि जो बच्चे हैं उनके प्रति जो कमिटमेंट है उस पर जोर देता है। जितने भी हमारे एक्ट हैं, जो प्रीवियस हमने एक्ट पढ़े हैं ना, उन सब की कमिटमेंट करता है ये नेशनल चार्टर। अब पहले कौन सा आया था जी? 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति आई, फिर 1975 में समेकित बाल विकास, 1993 में क्या आया? राष्ट्रीय पोषण नीति, 2003 में फाइनली क्या आया था? चार्टर आया था। और जो यही चार्टर एक्ट जो है वो आगे जाकर क्या बना था, जितने भी हमारे नीतियां हैं, पॉलिसी है, किससे रिलेटेड? बच्चों से रिलेटेड, उनको ये गाइड करता है। मतलब कि उनका जो नींव रखी है ना, वो इसी ने रखी है। समझ के बात को? हाँ जी। अब यही नहीं पता मैडम ये चार्टर होता क्या है इस चार्टर के अंदर, चलिए बता देते हैं। तो आपका जो अगर चार्टर एक्ट की बात करूं तो ये क्या है? ये एक दस्तावेज है जो कि भारत सरकार की बच्चों के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है उस पर जोर देता है। इसमें क्या किया गया है, बच्चों के जितने भी अधिकार हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके पोषण, उनके खान पान, उनके जीवन, उनके खेलने, उनके आराम, उनके शैशवावस्था से लेकर उनके शिक्षा से, बालिका शिशु से, मतलब कहने का मतलब जितने भी जो अधिकार वगैरह हैं वो सब के सब इसमें शामिल किए गए हैं। बात को समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं जी बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 फरवरी 2004 को भारत के राजपत्र में सूचित किया गया था। भारत इस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भी शामिल हो गया। ठीक है, भारत शामिल हुआ था जी। अब बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर का मुख्य आधार क्या है? बाल अधिकार। जो चार्टर का मुख्य जो मेन बेस है ना, वो है बच्चों के अधिकार, बच्चों के अधिकारों की आवश्यकता और बाल अधिकार संरक्षण। मतलब कि कहने का सिंपल सा लॉजिक मतलब ये यहाँ पे निकलता है कि बच्चों की बात की गई है, बच्चों के अधिकारों की बात की गई है, इसीलिए आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप वार्डन बनने वाले हो, भावी वार्डन, तो उसीलिए आपको इनका पता होना चाहिए। अब ये भी बात करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कहते हैं कि जो बाल अधिकार की परिभाषा बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को दिए जाने वाले हक तथा स्वतंत्रता जो बिना किसी प्रजाति, राष्ट्रता, रंग भेद, लिंग, भाषा, विचार, मूल जो उत्पत्ति उनकी कहाँ पर वो पैदा हुए हैं, काले हैं, गोरे हैं, अमीर है, गरीब है, धन है, जन्म स्थिति उनकी कहाँ पर हुई है, उनका भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। कौन से एक्ट है? जो 18 वर्ष से जो कम के उम्र के बच्चे हैं ना, उन सब पर ये लागू होते हैं। कोई भेदभाव, कोई पार्शलिटी नहीं करी जाएगी। अब कहते हैं कि इसमें इतना कुछ है नहीं, आगे चलते हैं जो हमारा मेन है। अब देखो, अगर बाल अधिकारों की बात की जाए ना, तो ये परिभाषा थी जो कि किसके अंडर थी? UNCRC के अंडर ये परिभाषा, उनके अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। और इसमें ये कहा गया है
कि जो बच्चों के अधिकार हैं, सभी बच्चों को ये अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से अधिकार? जैसे उनके जीवन का अधिकार है, उनके संरक्षण का अधिकार है, वो हर किसी चीज़ में भागीदारी ले सकते हैं, कहीं पार्टिसिपेशन का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है। ये सारे के सारे जो अधिकार हैं बच्चों को दिए गए हैं। अगर मैं बाल संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे की बात करूँ तो मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, और स्पेशली जो ये हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको जनरल अवेयरनेस में कवर भी किया था। तो चलिए कहते हैं कि जो बाल संरक्षण है, बच्चों के संरक्षण के लिए जो कानूनी ढांचा, जो फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, क्या है वो? तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 2 सितंबर 1990 को प्रभाव में आता। कब आया था जी? 2 सितंबर 1990। डेट थोड़ा याद कर लेनी है आपको। जो एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बोले तो इंटरनेशनल बच्चों के लिए अधिकारों का कानून है। सभी जो मतलब कि जो इंटरनेशनल मतलब कि कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है, उन बच्चों के लिए अधिकारों का कानून है। इसके अंतर्गत क्या है? सभी नागरिक है, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार शामिल है। जितने भी हमारे अधिकार होते हैं ना, वो सारे के सारे भाई इन्होंने शामिल कर दिए यहाँ पे। तो चलिए, भारत ने यूएनसीआरसी को 11 सितंबर 1992 में समर्थन किया था। भाई स्टार्ट में कब हुआ था सम्मेलन? कब हुआ था? 1990 में प्रभाव में आया था, लेकिन हमारा जो इंडिया है उसने 11 सितंबर 1992 में समर्थन किया था। पूछा जा सकता है, हमारे भारत का पूछा जा सकता है, इसलिए डेट थोड़ा याद कर लीजिए। अगर आप कहीं पर शॉर्ट नोट बना रहे हो तो वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। आगे कहते हैं कि भारत के संविधान में बच्चों की सुरक्षा की आधारशिला मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ के तहत रखी गई है। मतलब कि जो बच्चों की सेफ्टी की बात कही गई है ना, वो बच्चों मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंडर रखी गई है। यह राज्यों को आदेशित करता है कि वे इन अधिकारों का संरक्षण करें। अब कहते हैं ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, उनमें जो राज्य है, हमारे जितने भी स्टेट हैं, उनको कहा जाता है कि वे इन जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की रक्षा करें। बात आई समझ में? उसके बाद कहते हैं कि बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार दिए गए हैं कुछ। अनुच्छेद 15(3) जो ये ना मैं कंप्लीट मौलिक फंडामेंटल यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, जो बच्चों से रिलेटेड है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट फंडामेंटल पढ़ा चुकी हूँ। देखो, अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने चाहिए। क्या कहते हैं जी? राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने चाहिए। अब अनुच्छेद 21 से कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क मतलब कि फ्री तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान RT 2009 में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब अनुच्छेद 23 कहता है कि बच्चों सहित मानव तस्करी का निषेध नहीं करनी चाहिए। जो आप किडनैपिंग वगैरह का यहाँ जो सीन है उसकी बात कही गई है। अब अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता। पढ़ चुके हैं इस एक्ट को भी हम, कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा फैक्ट्री खदानों में काम नहीं करेगा। 14 साल का जो कम उम्र का बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। अगर इमरजेंसी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो 14 से 18 साल तक का बच्चा काम कर सकता है, लेकिन वो जो खतरनाक जगह होती है ना, हमारी खदानें होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनमें नहीं कर सकता। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों से संबंधित कुछ निर्देशात्मक प्रिंसिपल्स की इन्होंने बात करी है, वो क्या है? अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 39E क्या कहता है कि राज्यों की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो कम आयु के बच्चों को सुरक्षा दे। बात आई समझ में? राज्य जो हमारी स्टेट है उनकी भी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें। अब अनुच्छेद 45 क्या कहता है? पढ़ा रखा है, RTE 2009 में ही मैंने इसको पढ़ाया है। कहते हैं कि सभी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने का प्रावधान। देखो, हमारा 21 से बात करता है 6 से 14 की, ठीक है। अब जो हमारा 45 है वो बात करता है 6 से कम साल के बच्चों की जो शिक्षा है उसका भी प्रावधान, उसकी भी देखरेख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब अनुच्छेद 51A, अगर 51 दिया जाए वो गलत है, 51A बात कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके माता पिता की ये मोरल ड्यूटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएं, उनका ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए जी,
आगे क्या क्या आगे क्वेश्चन आ गया, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ जी, बताइए क्या होगा। हाँ जी, आंसर सबने दे ही दिया होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। तो 21 ये बात करता है, क्या बात करता है जी, 21 ये बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण, क्या कहते हैं जी, कि जो किशोर न्याय है बच्चों की देखरेख और संरक्षण, इसमें जो भी हमारे एक्ट है, अधिनियम है, वो सारे के सारे वही है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है ये अधिनियम, 2015 में आया था। एक दशक से भी अधिक पहले किशोर न्याय अधिनियम 2000 लागू हुआ था। मतलब कि पहले क्या था, कब लागू हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। यद्यपि 2006 और 2011 में इसमें क्या क्या था, तो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से देखना। तब भी अनेक मुद्दे ऐसे उठ खड़े हुए जिससे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाधित हुआ। देखो, सबसे पहले तो 2000 में लागू हो गया था, फिर 2006 और 2011 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ ऐसी मतलब कि मुद्दे खड़े हुए जिससे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभावित हुआ, ये सही से काम नहीं कर पाया। ठीक है, अब किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण बिल 2015 को संसद में 22 दिसंबर 2015 में पारित किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे। तो 22 दिसंबर 2015 को पारित हुआ। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, टेलीग्राम सबको पता है, आर्य साइको ब्रेन जैसा कि चैनल का नाम है, फटाफट से जाके वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करो, मिल जाएगा आराम से। क्या कहता है कि 22 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था। 15 जनवरी 2016 में ये अधिनियम प्रभावी हुआ। देखो, दो डेट यहाँ पे याद करनी है। एक तो संसद में कब पारित किया गया था, 22 दिसंबर 2015, और उसके बाद लागू कब हुआ जी, 2016 में लागू हुआ ये 15 जनवरी। चलिए आगे देख लेते हैं, जो किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या थे, क्या इसके एम थे। क्या कहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन, बीजिंग रूल्स तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों का उद्देश्य प्राप्त करना। बात आई समझ में, जितने भी सम्मेलन में बात की गई है, जो हमारी कन्वेंशन हुई है जिसमें बात की गई है, उन सारे के सारे उद्देश्यों को यहाँ पे प्राप्त करना है। आगे कहते हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को उपयुक्त देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण प्रदान करना। कहते हैं कि जो कानून का उल्लंघन करने वाले जो हैं, जो चीज़ें जो कानून का उल्लंघन करती हैं, तो उनको संरक्षण देना। ठीक है, ज़रूरत जो मंद बच्चे हैं उनकी देखरेख करना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करना, और सामाजिक एकीकरण जो है, ताकि समाज में सब बच्चे मिल के रहें। अब कहते हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सुरक्षा देने के लिए कानूनी कार्य पद्धति को स्पष्ट करना। अब कानून का, अगर जैसे बच्चों के लिए कानून बनाया गया है और उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जाएंगे, उनके लिए स्पेशल कोर्ट आयोजित की जाएंगी, हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। अब लागू अधिनियम की चुनौतियों का समाधान करना। अब जो अधिनियम हमने लागू कर दिया ना, उसमें जो चुनौतियां हैं, उसमें जो चैलेंजेस हैं, उनका भी समाधान करना टाइम टू टाइम। अब 2015 के जो अधिनियम है, उनके मुख्य एलिमेंट्स, तत्व क्या हैं। अब बात की जाए, जो पूरा अधिनियम में जो किशोर थे उसकी जगह पर बच्चा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब जो 2015 वाला, जिसमें अमेंडमेंट कर करके 2000 में आया था, फिर 2 बार अमेंडमेंट की, उसके बाद ये 2015 वाला जो आया था ना, इसमें क्या मेन बात कही कि जो पहले पूरे अधिनियम में क्या कहा जाता था, किशोर कहा जाता था 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, लेकिन अब उसको क्या कहा जाएगा, उसको चाइल्ड कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब कहते हैं कि अपराधों का श्रेणीकरण, छोटा अपराध, गंभीर। देखो, जो अपराध है ना, जो हमारे क्राइम है, उनको कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है, बताइए आप मुझे जरा। हाँ जी, सही बोल रहे हो। आप जो माइनर है, मतलब छोटा अपराध है, या फिर थोड़ा सा गंभीर है, फिर गंभीर से और भी ज़्यादा बड़ा जघन्य अपराध है। ठीक है, अब किशोर न्याय बोर्ड की जांच का समय निर्धारित। अब जो किशोर न्याय बोर्ड की जांच का समय निर्धारित किया जाएगा। अब 16 वर्ष से अधिक उम्र के जघन्य अपराध के लिए आरोपित बच्चे के लिए विशेष प्रावधान। देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही है, इसको तो याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि पहले क्या होता था, मतलब कि आपने भी देखा होगा, वो हमारा केस हुआ था पहले,
आपने जो देखा होगा, जो निर्भया केस हुआ था, है ना, 2012 में, तो उसमें क्या हुआ था, 16 साल से 2 महीने पता नहीं 2 दिन, मतलब कि उसकी उम्र कम थी, नाबालिग था वो। और फिर क्या हुआ, उसको जेल ली हुई, है ना, उसको क्या हुआ, सज़ा दी गई थी, मतलब कि उसको सुधार गृह में रखा गया था 3 साल के लिए, फिर उसको रिहा कर दिया, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए कि भाई ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी कि 16 साल का बच्चा है, नाबालिग है, तो फिर आप उसको सज़ा नहीं दोगे। तो इन्होंने कहा है कि 16 साल से अधिक उम्र का अगर बच्चा है, तो अगर उसने कोई ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो उसके लिए, आरोपित बच्चे के लिए विशेष प्रावधान है, उसको भी सज़ा का प्रावधान है, यहाँ पे ये बात कही गई है। उसके बाद कहते हैं कि सभी बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, इसका अनुपालन न करने पर कड़ा जुर्माना। कहते हैं कि जितने भी हमारे बाल देख रेख संस्थान इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भाई इतने बच्चे हैं, ये है वो है, रजिस्ट्रेशन को कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते तो फिर जुर्माना भी लगाना पड़ेगा उनके ऊपर, है ना। विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराध, अगर विकलांग बच्चों के साथ कोई अपराध होता है तो उसको भी फिर पनिशमेंट दी जाएगी। अब कहते हैं बच्चों को शराब है, नारकोटिक्स ड्रग, सुना होगा आपने नारकोटिक्स ड्रग के बारे में, या फिर कोई नशीली दवाएं हैं, तो अगर कोई लाने ले जाने के लिए, उठाने, आपूर्ति या तस्करी वाले काम में लगाता है तो उसको भी सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब बाल और किशोर श्रम निषेध, मतलब कि हम पढ़ चुके हैं इस एक्ट को, इसमें संशोधन किया गया है। क्या कहते हैं कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को स्कूल का समय पूरा होने के बाद छुट्टियों में अपने घर के कार्यों या व्यवसाय में हाथ बटाने तथा ऐसे कलाकार, देखो कहने का मतलब इसको छोड़ो, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या कहा है कि 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो काम नहीं कर सकता। कहाँ पर, अगर बेशक कितनी मजबूरी हो, काम नहीं करेगा। किसी फैक्ट्री में, खदान में, किसको अपने किसको छोड़ के अपने घर में उसको कोई काम करना पड़ रहा है, अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटानी पड़ रही है, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर बात करी जाए फैक्ट्रियों में या कहीं पर जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पर वो नहीं कर सकता। अगर देखा जाता है ऐसा करता हुआ, तो जिन्होंने करवाया है उसको दंड मिलेगा। उसके बाद कहते हैं कि अपने घर में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई कलाकार या फिर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उद्योग में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर सज़ा का प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि कोई भी किशोर किशोरी 14 या 18 वर्ष का व्यक्ति किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता, वही बात कह रखी है इन्होंने। अब कहते हैं कि अब जो कहा गया है अधिनियम के प्रावधानों का विरोध जो भी बच्चों या किशोर किशोरियों को काम कराया जा गया। कहने का मतलब ये है, अगर कोई काम कराता मिला तो उसको 6 महीने की सज़ा मिलेगी। कितने महीने की? 6 महीने की सज़ा मिलेगी, और 2 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कम से कम जुर्माना भी लगेगा, कितना? 20,000 का उसको जुर्माना लगेगा, जिसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर फिर दोनों सज़ा, उसको जेल भी हो सकती है प्लस फाइन, दोनों सज़ा एक साथ उसको मिल जाएंगी। अब कहते हैं कोई व्यक्ति जो है इस अधिनियम के तहत दोषी है, उसके बाद दोबारा फिर जेल से छूटने के बाद सेम वैसे ही अपराध कर देता है, फिर क्या होगा? फिर तो उसको 1 साल की चक्की पीसनी पड़ेगी, ठीक है। और उसकी चक्की पीसने वाली सज़ा 3 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। आगे कहते हैं बाल अधिकार संरक्षण कानूनों का परिचय, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, बाल अधिकार। तो अब कहते हैं जी कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इसमें कहा गया है कि 21 वर्ष की कम जो लड़का है 21 साल से कम, और जो लड़की है वो 18 साल से कम है, तो वो क्या है, उनका जो विवाह है वो वैलिड नहीं होगा, उसको शून्य कर दिया जाएगा। कुछ उसके प्रावधान वगैरह जो कि हम पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल से। चलिए, अब है अनैतिक तस्करी निषेध अधिनियम पढ़ चुके हैं। तो कोई कहते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए, अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यौन शोषण करता है, तो उसको भी सजा का प्रावधान होता है। अब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बहुत ही अच्छे डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, रट लो इसको तो आप। अब कहते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015 बाल अधिकारों की रक्षा तथा बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों के शीघ्र निपटारे या बाल अधिकारों के उल्लंघन या उनसे जुड़े हुए मुद्दों को देखने के लिए क्या स्थापित किया गया है? राज्य में राज्य आयोग।
और उसके लिए जो बच्चों से संबंधित जो कोर्ट हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया गया है इस अधिनियम के तहत। अगर बात कर ली जाए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य में क्या किया जाएगा, राज्य आयोग एससीपीसीआर, ठीक है, को अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण अनिवार्य रूप से करना होगा। अब कहते हैं ऐसे भी कुछ तरीके हैं जो कि भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को एक किशोर न्यायालय समिति, जिसमें न्यायाधीश कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएंगी वहाँ पर सिर्फ इन्हीं प्रावधानों को जो कि लिखे गए हैं उन्हीं की सुनवाई होगी। इनके लिए स्पेशल कोर्ट वगैरह इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि सिर्फ यही मामलों को देखेंगे। आगे कहते हैं, आगे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है, बताइए फटाफट से। लैंगिक हमला से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो की बात की गई है, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और उपरोक्त सभी। बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर करेक्ट है यहाँ पे। जो उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन लगा दो टिक। अब कहते हैं कि बाल संरक्षण जो सेवाएं हैं ना उनके उद्देश्य क्या हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। क्या कहते हैं ये कि आवश्यक सेवाओं को संस्थागत करना, आपातकालीन आउटरीच संस्थान देखरेख, परिवार और समुदाय आधारित देखरेख, परामर्श, सहायक सेवाओं को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य व जिला स्तर पर सशक्त बनाना। नहीं आया समझ में, आगे देखते हैं। देखो सभी स्तरों पर सभी कार्य करने वाले, जिसमें प्रशासक है, सेवा प्रदाता है, संबंध तंत्र के सदस्य है, जिसमें कि स्थानीय निकाय है, पुलिस है, न्याय तंत्र भी शामिल है, की क्षमताओं में वृद्धि करना। देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस, नॉलेज बेस तैयार करना, जिसमें हमारा जो प्रबंधन सूचना, जो मैनेजमेंट तंत्र है उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और साथ में देश में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल किया जाएगा ताकि जो बच्चों की सेवाएं हैं, संरक्षण है, उनको हम अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएँ। अब परिवार तथा समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढ़ीकरण करना, ये होता है एम्पावरमेंट करना है। अब कहते हैं कि सभी स्तर पर अंतर विभागीय प्रक्रिया सुनिश्चित करना। जो अब आगे कहते हैं कि सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को अवेयर करना इसके बारे में, जो हमने बच्चों से रिलेटेड एक्ट वगैरह बना रखे हैं उनके बारे में अवेयर करना। जन समुदाय को बाल अधिकार तथा संरक्षण को शिक्षित करना, लोगों को यही अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। अब कहते हैं कि सभी भारतीय जनगणना के अनुसार एक बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति होता है। बाल अधिकारों का सार्वभौम घोषणा, एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी इंसान जब तक कि बच्चों पर लागू करने से पहले कि वह वयस्कता हासिल नहीं कर लेता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब घुमा फिरा के की बात कह रखी कि जो बच्चा वो है जो 18 साल से कम उम्र का है। ये आपका एक्ट है, ठीक है। इसमें मेन ऐसा कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, जितने भी आपके एक्ट वो है 9 पीछे के एक्ट जो हम कर चुके हैं बस उनको ही आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। वो अगर आपके अच्छे से हो गई ना तो चार्टर तो अपने आप ही उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेटअप कर ही रहे हैं। तो चलिए जी, यही था आज का आपका सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो बता दीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।